नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आज पाकिस्तान से सटे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में मॉकड्रिल की तैयारी है। लेकिन मॉकड्रिल की तैयारी से पहले ही पाकिस्तान का हालत सूख गया। आपको याद होगा 6 तारीख मई 2025 जिस दिन भारत में मॉकड्रिल का ऐलान किया गया था और 7 तारीख को मॉकड्रिल होना था। लेकिन 6 तारीख की रात को क्या हुआ? 6 तारीख की रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक मिसाइल से धमाके हुए और 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि भारत 7 तारीख को मॉकड्रिल करने वाला है, इसके बाद ही पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मॉकड्रिल से पहले भारत ने बड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान को सख्ते में डाल दिया। तो ये जो मॉकड्रिल का वर्ड है, ये वर्ड पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मॉकड्रिल के बारे में सोच सोचकर आतंकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। मॉकड्रिल के नाम का दहशत ऐसा कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी आज घबराए हुए हैं। भारत मॉकड्रिल करने की तैयारी कर रहा है या तैयारी कुछ और चल रही है? भारत के इस मॉकड्रिल के नाम से पाकिस्तान थरथरा रहा है। आज की रात पाकिस्तान कयामत की रात मान रहा है। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स पर मॉकड्रिल को भारत के नए एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े बड़े पत्रकार पाकिस्तानी सेना के पूर्व अफसर एटमी हमले की आशंका भी जाहिर कर रहे हैं। आखिर मॉकड्रिल के ऐलान और प्रधानमंत्री मोदी के बयान में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? क्या भारत कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है? आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है? इसी पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने आज पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए। उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान आतंक की लड़ाई, आतंकियों के जरिए युद्ध कर रहा है भारत के साथ, और ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये खुलेआम युद्ध है और इसका जवाब गोले से दिया जाएगा। गोली की बात होगी तो गोला बरसाया ही जाएगा। तो सवाल यह कि भारत की मॉकड्रिल से घबराया हुआ है पाकिस्तान, आखिर क्यों? क्या यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी चेतावनी है? आज की रात क्या पाकिस्तान के लिए कयामत की रात है? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल शशि अस्थाना
डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका एक बार फिर से बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबको जय हिंद मेरी तरफ से। और अस्थाना सर आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल, भारत में कभी क्या ऐसा आपने देखा, लंबे समय तक आप सेना में सेवारत रहे, लेकिन ये जो एक मॉक ड्रिल की शुरुआत की गई है, हमने इससे पहले भी मॉक ड्रिल्स देखे, एक बार फिर मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। पहले वाले मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान में क्या हुआ ये दुनिया ने देखा, और अब फिर से मॉक ड्रिल की बात हो रही है। और ये मॉक ड्रिल कहा जा रहा है कि भारत की एक नई नीति है जिसके तहत मॉक ड्रिल लगातार चलता रहेगा, यानी पाकिस्तान अब चैन से सोना भूल जाए। बिल्कुल, मॉक ड्रिल भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे देशवासियों की रक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और मॉक ड्रिल में सभी जो सिविल एजेंसीज हैं, लोग हैं, जो सिविल गवर्नमेंट है, एनडीआरएफ है, फायर फाइटर्स हैं, इन सब का एक तरीके से अभ्यास कराया जाता है। और इस अभ्यास से कोशिश ये की जाती है कि अगर एयर रेड होती है या फायरिंग होती है तो जो निकटवर्ती इलाके हैं या ब्लैकआउट वगैरह भी करा जाता है कि ताकि जो अंदर के इलाके हैं उनसे भी उनकी भी रक्षा हो सके। और ये मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी हैं इस आज के हालात में। आज के हालात को अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो देखिए, हमने बोला है ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, बंद नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी चीज, हमें पता है कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री है और इनके जो टेररिस्ट हैं, कुत्ते की दुम जो है वो सीधी तो होती नहीं है। तो जाहिर है कि अगर वो कोई और एक्शन लेते हैं तो उस किस्म की अटैक्स दोबारा होंगे। और जब इस किस्म के अटैक होते हैं तो जाहिर है कि कुछ रिस्पॉन्स भी होगा, और उससे हमें यकीन करना है कि हमें नुकसान कम से कम हो। तो ये भी एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको याद हो, पाकिस्तान बहुत जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था जब ये भारत हमला करने वाला था या उससे पहले, कि हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब से ये ऑप सिंदूर हुआ है और 3 दिन का एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद में एक लीडर के मुंह से एक बार भी न्यूक्लियर बम की बात नहीं निकली, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भारत उनका न्यूक्लियर बम ही उड़ा देगा अगर ऐसी मुसीबत आती है तो। और उस बम को कई तरीके से उड़ाया जाता है, चाहे वो हवा में उड़ाएं, चाहे वो असेंबल करने से पहले उड़ाएं, चाहे असेंबल करने के बाद उड़ाएं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है, भारत, वो लोग ये कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि आप हमारा पानी रोकोगे तो ये लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई ये एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब हमने उनका पानी बंद कर दिया। मैसेज साफ है कि भैया तुमसे जो बनता है कर लो, जिसके पास जाना है जाके रो लो, जो मर्जी कर सकते हो करो, और अगर हमला करना चाहते हो तो करके दिखाओ, उसके बाद में हम करेंगे। तो इस किस्म की चेतावनी और जो एक तरीके से हमने संदेश दिया है, उस संदेश के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को भी तैयार रखें, और ये मॉक ड्रिल उसी का एक नमूना है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यानी हम ये एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि आतंकी हमला होगा और वो एक्ट ऑफ वॉर होगा जिसका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान किसी तरह की हिमाकत करता है, मिस एडवेंचर करता है, तो वो उससे बचने के लिए मॉक ड्रिल जरूरी है। अनुज माथुर सर, यानी भारत अब 24/7 पहले भी तैयार था, लेकिन अब और ज्यादा परिपक्वता के साथ तैयार है पाकिस्तान पर एक्शन लेने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बिल्कुल प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पिछले 3-3.5 दिनों का जो हमारा स्कर्मिश या जो मिलिट्री एक्शन हुआ था, उस मिलिट्री एक्शन में किस प्रकार से उन्होंने सिविल टारगेट्स को चुन चुन कर निशाना बनाया था, ये पाकिस्तान की नॉन प्रोफेशनल घटिया आर्मी का काम करने का तरीका है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को, अपने नागरिकों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण दें। अगर हम उनको सुरक्षित रखने का प्रशिक्षण देंगे, उनको ये मालूम होगा कि वो अगर कुछ इस प्रकार का हादसा होता है दोबारा, तो मैं ये बात मानता हूं थाना साहब की कि दोबारा होगा, क्योंकि वो लोग कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो जवाब हम जरूर देंगे उनका। तो ये जो होगा, तब उनको क्या क्या करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से वो अपने आप को बचाएंगे। एक चीज और मैं हर बार ऐड करता हूँ विवेक, इसमें वो बहुत जरूरी लोग तौर से समझने की है कि सिर्फ
नागरिकों के अपने बचने के लिए या अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए या अपने आप को कैसे सावधान रहना है, उसके अलावा और कई चीजें होती हैं विवेक, और वो चीजें ये होती हैं कि कुछ काम आप जो नागरिक जो है युद्ध के दौरान कर सकता है। जी। सबसे बड़ा काम युद्ध के दौरान ये होता है नागरिकों का कर्तव्य कि युद्ध की तैयारी के लिए जो भी कोई कार्रवाई हो रही जी। है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट ना पड़े। ऑपरेशन शील्ड में ये भी चीज मुझे लगता है बताई जाएगी, बताई जानी चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि हम अगर कोई ऐसी गतिविधि नोटिस करते हैं जो कि नॉर्मल नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं उनको पता होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से खबर दी जाए या किस प्रकार से इन्फॉर्म किया जाए, ताकि उसका कोई अगर इसमें, क्योंकि आपको ये बात मालूम है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान, जितने पाकिस्तानी सामने हैं दुश्मन, लगभग उतने ही के उतने उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर फैला रखे हैं एक इकोसिस्टम के बना करके। तो वो भी कहीं ना कहीं अपना एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी उनको मुझे लगता है इसे ऑपरेशन शील्ड में बताया जाएगा कि उन पर कैसे निगरानी की जाए और उनका अगर कोई एक्शन होने वाला होता है तो उसको होने से पहले कैसे प्रिवेंट किया जाए। तीसरा काम ये होता है कि कुछ नागरिक जो हैं वो इसमें मददगार सिद्ध हो सकते हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था, मैं एक चैनल पे मिसेस किरण बेदी के साथ था, तब उन्होंने कहा था कि ये जो 1965 का अपना खुद का किस्सा उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने एक नर्स की भूमिका, 13 साल की बच्ची थी उस समय वो, उन्होंने निभाई थी और वहां ट्रेंच बने हुए थे, ट्रेंच में बचाव के लिए घुसते थे और उसके बाद निकल के। तो अगर कोई इस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, पहली बात तो आज की जो परिस्थिति है उनमें इस प्रकार की आवश्यकताएं पड़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल कवर है, तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और बहुत ज्यादा करेक्ट तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। और वो सब लड़ाई के दौरान में सारों को किस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा वो सबको मालूम है। तो वो एक चीज भी मुझे लगता है आवश्यक होती है। लड़ाई के दौरान कई चीजें आर्मी को, आर्म फोर्सेस को कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि किन चीजों की किस प्रकार से आवश्यकता पड़ सकती है और उन चीजों को देने के लिए उनको तत्पर रहना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार की आवश्यकता हो सकती है, क्या है, इसके बारे में अलग से हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है ऑपरेशन शील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और ये हर वर्ष होती रहनी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक डीजी लेवल, डीजी रैंक का अधिकारी, पुलिस अधिकारी, IPS अधिकारी इस डीजी सिविल डिफेंस होता है। तो सिविल डिफेंस की महत्व जो है हमेशा से हमारे जहन में था और इसको हमने तवज्जो दे रखी है। तो एक ये हमें पता हो, तो ये इसको एक्टिवेट करने के लिए और उसको समझने के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है। डर जो पाकिस्तान में है इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल का हमने उनको कहा था, उसके कुछ घंटे पहले हमने उनको मौत दे दी थी। तो लगता है कि वो उनको ये लग रहा है कहीं एक मौत ड्रिल दोबारा ना आ जाए। बिल्कुल, उससे पहले हमने मौत की ड्रिल आतंकियों पर कर दी, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है? एक तो सिविल डिफेंस की रणनीति, भाई हम अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे करें और नागरिक अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, ये एक बात तो मॉक ड्रिल से मोटा मोटी समझ में आता है। लेकिन बंसल सर, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या इससे पहले कभी इतने बैक टू बैक मॉक ड्रिल्स हुए हैं या देखे गए हैं अपने देश में, भारत के अंदर? वैसे तो दुनिया के कई देशों में रेगुलर इंटरवल्स पर मॉक ड्रिल कराए जाते हैं, वहां पर एक प्रोसीजर है, नियम है, बाकायदा इसके लिए नियम बनाए गए हैं कि आप मॉक ड्रिल करते रहेंगे। लेकिन भारत में इतनी फ्रीक्वेंटली मॉक ड्रिल का मतलब क्या? गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग सर। देखिए, अभी भारत में जो है प्रोएक्टिव है सब कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। और तो और जब ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और कभी भी जो सीज फायर तोड़ देता है पाकिस्तान, तो भी हमारे जो है नागरिकों को उससे नुकसान पहुंचता है। और अभी जो है ना, तो इसका जैसे आपने कहा है, बहुत बड़ा डर, एक बहुत भय, पैनिक है पाकिस्तान के अंदर में। जो कमर चीमा, जो वहाँ का एक पत्रकार है, वो जो बहुत ही घबराया हुआ, उसने जिस तरह की बात करी है कि देखिए आप जो है हिंदुस्तान को या मोदी जी को समझना बड़ा मुश्किल है। पहले भी जो ड्रिल की थी तो अटैक कर दिया गया था, तो अभी भी हो सकता है कुछ भी, और उसको हमको जो है ऐसी आंखें मूंद करके नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में एक हड़कंप मचा हुआ है और मचना भी चाहिए, क्योंकि वो जो है जब वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको इस बात का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो कहते हैं ना, एक जो सांप को मारा गया है काफी हद तक, उसके फन को भी कुछ कुचला गया है, लेकिन कई बार वो जो ऐसा सांप होता है उसको कुछ पता नहीं चलता। पता चलने के लिए अभी ये जो चीन से हथियारों की
बढ़ा रहा है, इसने अपने न्यूक्लियर वेपन भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 99 में इनके पास में 80-90 न्यूक्लियर वेपन थे, अभी 170 है। और ये कह रहे हैं 2025 के अंत तक जो है वो करीब 200 के पास 250 हो जाएंगे। तो इस तरह की जो इनकी हरकतें हैं, जो उधर ये अर्दोगन से मिल रहे हैं, इधर चीन के साथ में बातचीत हो रही है, तो कुछ। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि इन्होंने कोई भी सहारा जो टेररिस्ट है उनको ना देना बंद नहीं किया है, मतलब उनको अभी भी सहारा दे रहे हैं। और टेररिस्ट के फोटो जो हैं इनके जनरल और फील्ड मार्शल उनके साथ लगाए जाते हैं। जो इन्होंने अपना दिन बनाया था, जिस दिन इन्होंने पहली बार अपना न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, उसका जो सेलिब्रेशन में, तो पाकिस्तान के टेररिस्ट की फोटो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर की फोटो उसमें इकट्ठी लगाई हुई थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर में जो जिस तरह से ये हावी हैं टेररिस्ट को, इनका कोई भरोसा नहीं है, और भरोसे के लिए ये एक तरह की अशांति कभी भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि इनको जब तक मार ना पड़े तब तक वो चैन नहीं आता। अभी जैसे हमने पहली बार भी जब ऑपरेशन सिंदूर करके इनके 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे, तो उसके बाद तो हम तो आगे नहीं बढ़ने वाले थे। फिर भी इन्होंने जो है, तब इनको कोई उतना ही नुकसान हुआ था, फिर इन्होंने जो अटैक किया तो इनके ऊपर इनके सारे एयर डिफेंस खत्म कर दिए। फिर तीसरी बार जब इन्होंने कोशिश की, जो कि अभी जो 11 हमने इनके एयरबेस को खत्म किया था, जिसको सब जगह शहबाज शरीफ भी कह रहा है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे कहा कि भाई आज हम अटैक करेंगे 2:30 बजे या 4 बजे का प्लान बनाया था, उससे पहले पाक जो है हिंदुस्तान ने करके जो हमको जो है ये हमारा विफल कर दिया। तो देखिए कोई हो सकता है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी बहुत अभी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कोई ऐसी गतिविधि चल रही हो इनके अंदर ही अंदर, या जो किसी तरह की एक्टिविटी या कोई संभावित, फिर दोबारा कुछ भी कर सकते हैं ये। तो पूरी सजग है। इसी बात से लेते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर या ये अनाउंसमेंट होता है कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ पोस्ट दिया गया है। तो इन बातों को देखते हुए जो अभी मॉक ड्रिल वो बहुत जरूरी है। उससे कोई अगर आजकल जैसे ड्रोन अटैक हो जाता है तो ड्रोन से बचने के सारे जो मैं भी एक देख रहा जी था बिल्कुल में, नहीं, लेकिन ये जो पाकिस्तान पर पर बंसल सर दो तरफा वार हो रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर भी आप देख लीजिए कि एक तरफ मॉक ड्रिल तो पाकिस्तान पर प्रेशर बन रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने लगातार हमला बोला हुआ है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान का तो नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी इस बार पाकिस्तान के बैंड बजा रहे हैं। यहां तक कि वहां के लोगों को भी कह रहे हैं कि कम से कम आप उठिए और आप लड़िए इन आतंकियों के खिलाफ जो आपकी सेना में और जो आपकी मुल्क में रचे बसे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की या पाकिस्तान का विकास नहीं होने दिया। तो ये 3 तरफा अटैक जो पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है, उससे पाकिस्तान मुझे लगता है बेहद घबराया हुआ। लेकिन भारत की रणनीति क्या है, क्योंकि बार बार ये कहना ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उसके बाद देश में मॉक ड्रिल कराना, क्या किसी बड़े रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक एम की ओर इशारा करता है? कोई बड़ा लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं? ओपी तिवारी सर हमारे साथ जुड़े हुए, एयर वाइस मार्शल, उनके पास जाएंगे, लेकिन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर का इस पर एक रिएक्शन चाहेंगे। यूके देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि पाकिस्तान ने अगर गलती से कोई गुस्ताखी कर दी तो हमारे जो नागरिक हैं वो सेफ होने चाहिए। किसी भी सिविल डिफेंस एक्सरसाइज के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है 2 चीजें जी। एक तो जाहिर बात है कैसे पता लगता है कि दुश्मन का हमला हो रहा है, इसके लिए एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस रेडार्स हैं वो सरहद के पास घूमते रहते हैं। वो आम नागरिक को पता नहीं होता, अदृश्य कार्रवाई होती है। तो एयर डिफेंस रेडार जब घूमते हैं तो ये सब अपनी कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के मातहत एडीडीसी को रिपोर्ट करते हैं, एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर। तो एक एडीडीसी के नीचे काफी सारे रेडार होते हैं और दूसरी तरह के सेंसर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मोबाइल ऑब्जर्वेशन फोर्स, यानी एयरफोर्स के जो हमारे एयर वॉरियर हैं वो कम्युनिकेशन सेट लेकर बॉर्डर में हर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी पे एक लाइन बनाते हैं या 2 लाइन बनाते हैं और विजुअली भी देखते हैं कि दुश्मन की देश से कोई ड्रोन, यूएवी, कुछ भी, हेलीकॉप्टर कुछ भी आ रहा है क्या। तो ये सब रिपोर्ट जब एडीडीसी के पास पहुंचती है तो एडीडीसी से ये जो रिपोर्ट है ये जाती है हर डिस्ट्रिक्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक कंट्रोल सेंटर बनाया हुआ है, सिविलियन कंट्रोल सेंटर, वो डीएम या एसडीएम के नीचे काम करता है। तो जब वो मैसेज जाती है उसकी सर्विसिबिलिटी को चेक करना बहुत जरूरी है। आज जो हम देख रहे हैं विजिबल तो है कि हर जगह सायरन बजते हैं, लोग चुपकर अपने अपने तहखानों में जाते हैं,
बंकर्स में जाते हैं। इनविजिबल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो एक्सरसाइज हो रही है इसमें जो इनविजिबल पार्ट है कि किस तरह से सर्विलेंस रेडार्स, एडीसी, डीसी जो है वो उसको सिविलियन एडमिन तक वो मैसेज को पहुंचाएंगे। इसके लिए लैंडलाइन का यूज होता है। आजकल तो मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जहां पर लैंडलाइन मोबाइल फोन नहीं काम करती, वायरलेस सेट दिए गए हैं। तो जैसे ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये खबर पहुंचती है तो उनको आगे कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, वो भी आम जनता को नजर नहीं आती है। जो डीएम एसडीएम है उन्होंने जो अपने ऑफिस में कंट्रोल सेंटर लगाया है, वहां से तुरंत वो जो इंफॉर्मेशन है आगे स्कूल्स तक, कॉलेजेस तक, फैक्ट्रीज तक, सिविल सेंटर्स तक पहुंचा दी जाती है। तो उसके बाद जब ये मैसेज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैक्ट्रीज में, सिविल डिफेंस सेंटर्स तक पहुंच जाती हैं, तब सायरन बजते हैं। अब से सायरन जब बजना शुरू हो जाता है, इसके बाद से आम जनता को पता लगता है कि अच्छा कुछ हो रहा है। तो ये मैंने बताने की कोशिश इसलिए की है कि दर्शकों को पता होना चाहिए कि सायरन बजने के पहले भी काफी सारी कार्रवाइयां हो जाती हैं। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसके जो रेडार हैं वो आमतौर पे दुश्मन को बड़े चतुराई से, अलर्टनेस के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें समझिए कई बार वार्निंग पीरियड जो है बहुत छोटी हो सकती है, मैं 2 मिनट या 5 मिनट की। तो आम जनता को चाहिए कि जैसे ही ये सायरन बजते हैं तो तुरंत पैनिक में ना हो, लेकिन अपने लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ मिलकर तुरंत किसी छुपने वाली जगह पे अंडरग्राउंड में चले जाएं। बहुत नहीं जरूरी है देवनाथ ऐसी जी, हालत में क्या अगर ये तो एक समय प्रोसेस पर हो गया जो आप लाइटों को बता बंद रहे हैं। करना मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या कोई बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, या जैसे ही कोई टेरर अटैक होगा भारत तुरंत रिटेलिएट करेगा? देखिए, कोई भी बड़े एक्शन की तैयारी नहीं है, ये मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत की तरफ भी थोड़ा जोशीले लोग हैं। क्या होता है कि कोई अच्छा, जोश विवेक में होना जी, कोई बुरी बात थोड़ी है भारत देवनाथ कोई सर। तैयारी की, हाँ, कोई बड़ी तैयार नहीं है। सिंदूर 1 जब हमने किया था तो हमारी जो ऑपरेशनल मैसेज है वो पाकिस्तान को चला गया है, और फिलहाल किसी भी लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर या किसी भी लेवल पर सिंदूर 2 करने की कोई प्लानिंग नहीं है। ये मैं क्योंकि ओपन नॉलेज है, हमें टीवी पर ज्यादा जनता में रोष फैलाना या जोश फैलाना उचित नहीं होगा जी। नहीं, रोष तो सर ऑलरेडी है पाकिस्तान के खिलाफ, और जोश भी ऑलरेडी है सर। तो रोष और जोश का कॉम्बिनेशन ही जिसे पाकिस्तान कांपता है। बहरहाल आप कह रहे हैं कि संयम से काम लेना चाहिए। माथुर सर आपको कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आस्थाना सर आपके पास और बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर मैं सर, सिर्फ एक लाइन आपको बताना चाहता हूं, और वो लाइन केपीएस गिल, जिन्होंने, जो डीजीपी थे पंजाब के, और उन्होंने जब पंजाब में टेररिज्म को पूरी तरह से साफ कर दिया था, उन्होंने ये कहा था, यू विल नॉट विन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म इफ यू कंटिन्यू टू चेज ओनली टेररिस्ट। आपको उनके जो करता धरता है उनके ऊपर ओवरवेलमिंग अटैक करना पड़ेगा, और यही हमने किया। और मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कोई किसी जनता में कोई गलत फहमी नहीं फैलाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरे सीनियर हैं देवनाथ साहब, उनसे थोड़ा सा मैं भिन्न मत रखता हूं। हम तैयार हैं अगर पाकिस्तान, क्योंकि आज उसको मालूम है कि हमने जब दिन मॉक ड्रिल की थी उसके पहले कुछ किया था, हो सकता है वो कुछ प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करे। तो आप देखिए, ये जो मेरा मानना है कि हम एक साफ मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के भाषणों के द्वारा हो या हमारे द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयों के द्वारा हो, कि हम तैयार हैं, एंड डोंट यू डेयर ट्राई एनीथिंग। ये है नया न्यू नॉर्मल, ये है हमारी बात। ये न्यू नॉर्मल है मुझे लगता है, और ये यही न्यू नॉर्मल रहना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही हैं। और थोड़ी देर पहले इसी पैनल से बात आई थी कि भाई पाकिस्तान वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, इसलिए हमें तैयार रहने की बहुत आवश्यकता है। अस्थाना सर के पास जा रहा हूं। अस्थाना सर, क्या इससे पाकिस्तान के हाव भाव पर या फिर उसका जो इंक्लिनेशन रहता है टेररिज्म के टुवर्ड्स, आज प्रधानमंत्री को भी हमने सुना जिन्होंने कहा कि इसको कोई अगर प्रॉक्सी वॉर कहता है तो वो गलत है, क्योंकि एक वॉर है और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध ही किया है। युद्ध में आतंकवाद या आतंकियों को रखना उसकी रणनीति है।
तो इसलिए क्या अब ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स कह लें, एक जो अग्रेसिव अप्रोच है वो कह लें, कैसे देखा जाए इसे, भारत का जो स्टांस है? सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही बात करी कि पाकिस्तान की रणनीति बदली है। और पाकिस्तान की रणनीति में दो चीज शामिल हुई थी, जिसमें उनका ये कहना था कि पहले मैं आतंकवाद करूंगा या टेरर अटैक करूंगा, जिसको जो प्रॉक्सी वॉर है, और प्रॉक्सी वॉर के बाद में अगर भारत कोई कन्वेंशनल एक्शन लेता है, क्योंकि भारत में तो कोई टेररिस्ट है नहीं, और या टेरर कैंप है नहीं, तो जब कोई कन्वेंशनल एक्शन भारत अगर लेगा, हाँ। तो उसका जवाब मैं न्यूक्लियर हथियार से दूंगा। अब ये एक इस धारणा के ऊपर वो काफी समय तक, काफी दशकों तक चलते रहे, जब से उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया। अब ये न्यू नॉर्मल चेंज हुआ है, और अब डॉक्ट्रिन हमारी ये है कि भाई आपका न्यूक्लियर हथियार को तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अ, अगर न्यूक्लियर हथियार का जो ब्लैकमेल था वो हम 3 बार तोड़ चुके हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, और अब ये जो ऑप सिंदूर में एक्शन लिया हमने। दूसरी चीज ये है कि भारत की अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर स्टेज पर हम आपके न्यूक्लियर हथियार की तैयारी को जज कर पाएंगे और उसको बर्बाद कर पाएंगे। ये दूसरी मैसेज जो है वो दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि भारत की रणनीति में पहली चीज तो कन्वेंशनल वॉर है, और कन्वेंशनल वॉर से उसका जवाब दिया जा सकता है आपकी प्रॉक्सी वॉर का। दूसरी चीज ये है कि हमने साफ बता दिया कि टेररिस्ट, आपने प्रधानमंत्री की स्पीच को अगर ध्यान से सुना हो तो वो साफ बता रहे हैं कि टेररिस्ट और पाकिस्तान मिलिट्री आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल पहले बिल्कुल। जिसको हम बोलते थे कि ये टेररिस्ट एक्शन है, हमारे हिसाब से अभी वो एक्ट ऑफ वॉर ही है, क्योंकि वो मिलिट्री ही इन्वॉल्व है डायरेक्टली। तो अब जो है हमें रेस्पॉन्स उसी मुताबिक करना पड़ेगा, और ये न्यू नॉर्मल। तो इस न्यू नॉर्मल में अभी रिएक्शन की गुंजाइश या सोचने की गुंजाइश जरा कम है। इसीलिए एक सोची समझी जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत हमने क्या करा है कि ऑप सिंदूर को बीच में छोड़ दिया है, कि हमने ये बोला है कि ये अभी एक पॉज है, यानी कि उसको हमने बिल्कुल। होल्ड पर रखा हुआ है। इसका मतलब खत्म नहीं हुआ है, ये होल्ड पर है। यानी कि जैसे ही आप कोई और एक्शन लेंगे, और आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले इनके बड़े चढ़ के जितने भी ये टेररिस्ट लीडर हैं, ये हालांकि डरे हुए हैं कि कोई भी अननोन आदमी आके ठोक देगा हमको, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम अभी हैं और हम कुछ कर सकते हैं। तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए ये जरूरी है कि हम एक मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हों और रिटेलिएशन के लिए तैयार हों, एस्केलेशन डायनेमिक्स के लिए, और उसके लिए देश को तैयार करना जरूरी है। तो ये जो मॉक ड्रिल्स हैं, ये एक डिफेंसिव एक्ट है, ये सेल्फ डिफेंस के तौर पर इसको माना जाएगा। ये कोई ऑफेंसिव की तरफ संदेश तो नहीं देता है, लेकिन ये एक बड़ा संदेश देता है कि भारत तैयार है, आप कुछ करके दिखाओ, उसके बाद बताते हैं हम आपको क्या, आप हमने आपका क्या हाल मनाएंगे हम। चाहे वो पानी के मामले में हो, क्योंकि पानी भी अभी उनको हर रोज उनको और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और हर रोज उनके मिलिट्री के ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई क्या कुछ करो, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए एक प्रेशर बढ़ेगा, और उस प्रेशर के तौर पर हमें तैयार होना चाहिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन भारत की ओर से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, मुझे ऐसा भी लगता है। मैं इस पर बंसल सर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने अभी ये इनको सबक सिखाया और बड़े तकड़े तक अच्छे से सबक सिखाया। तो इसका मतलब हमको अभी कोई ये नहीं खुश होकर बैठ जाना चाहिए कि जी हाँ हमने सबक सिखा दिया और आगे कुछ नहीं करेंगे। वो हमें अभी मजबूत रहना है। और जिस तरह से जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, खासकर जो चीन का भी रोल आ जाता है, वो भी जो अभी सपोर्ट नए नए हथियार दे रहा है जो पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को एक बात और भी समझने की बात यह है कि उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया 18% भारत से करके। दूसरा, पाकिस्तान जो है उसकी सेना को पैसा चाहिए, खूब सारे पैसे वो हजम करना चाहता है। अब क्या हुआ है कि इनको IMF से तो लोन मिल ही गया, और वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है $40 बिलियन का। अब जब इस तरह के पैसे आएंगे तो पाकिस्तान जो है ना कोई अपनी कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि तगड़ा हो जाता है ये। आप देखिए, जब प्रेसिडेंट जेलेंस्की को हथियार मिलते हैं तो वो भी थोड़ा तगड़ा हो जाता है, चाहे वो हार रहा हो। लेकिन इसी प्रकार से जब पाकिस्तान को इस तरह की सपोर्ट मिलती है तो कुछ भरोसा नहीं है, कुछ ये फिर दोबारा मिस एडवेंचर अपने टेररिस्ट के साथ करा बैठे। तो इसलिए भारत को अभी हमारे बिल्कुल अच्छी पॉलिसी है, और बिल्कुल ठीक कहा हुआ है हमारी जो लीडरशिप ने कि भाई अभी सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिंदूर जो है वो अभी जो वो चालू है, जारी है। तो इसका मतलब हम हमेशा हर तरह से तैयार हैं। हमारी एयरफोर्स, जल सेना, थल सेना और नेवी नेवी का तो अभी तक उसमें यूज ही नहीं हुआ था, वो तो बिल्कुल तैयार
वहां पे पूरा मोबिलाइज हो गया था, 36 जो है हमारे शिप वहां पे मोबिलाइज हो गए। तो इस प्रकार से अभी पाकिस्तान को इस तरह का मैसेज देना बहुत जरूरी है, जिस तरह से पाकिस्तान को ये बताना बहुत जरूरी है। बल्कि अभी कई बार तो ये भी कह रहा है पाकिस्तान के हिंदुस्तान जो न्यूक्लियर अटैक कर देगा हमारे ऊपर। मैंने कहीं ये भी देखा था, सुना था कि इस तरह की अफवाहें वो फैलाया जा रहा है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कि भारत ने जो कहा हुआ हमारी फर्स्ट नो यूज पॉलिसी है। तो इस तरह के जो भ्रम फैला करके और जो अपना डंका पीट रहा है ये पाकिस्तान के जो जितने भी नेता हैं, वो शहबाज शरीफ हैं या कोई भी हैं, एक नैरेटिव लगा रहे हैं और नैरेटिव दिखा के उसको फील्ड मार्शल बना दिया। तो कुछ इनका भरोसा नहीं है, क्योंकि उधर से बलोचिस्तान पिट रहा है इनको, टीटीपी भी उसको मारे जा रहा है। तो इनके जो फिर कुछ ऐसे बौखलाहट में जो इनके टेररिस्ट हैं वो कोई ना कोई दोबारा ऐसा काम कर दे, कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं वो। जो अभी बांग्लादेश के थ्रू, तो इन चीजों को देखते हुए अगर कहीं भी कोई इस तरह की हरकत या इन्होंने हिमाकत करी, चाहे वो कहीं भी होती है देश के किसी भी कोने में, तो अब यही है कि पाकिस्तान के अलावा तो और कोई करा ही नहीं रहा। इनके टेररिस्ट चाहे अपने आप करें, तो पाकिस्तान को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इसलिए जो भारत को तैयार रहना है और तैयार है, और जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारी जो है इनको जवाब देने की भी तैयारी है मुंह तोड़, और अपनी सुरक्षा को भी पूरी तरह से अपनी आर्मी और एयर डिफेंस के साथ साथ जो नागरिकों की सुरक्षा है वो भी बिल्कुल सही तरीके से पुख्ता हो रही है। तो ये सब कुछ बिल्कुल सही है, ये मेरा मानना है। जी विवेक। बस सर, और बाकी जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनको उनसे मैं ये बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से सर ये जो वॉर है ये अभी जारी है। वॉर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने इसे वॉर का नाम दिया, दूसरा ये कि कन्वेंशनल वॉर रुका, चाहे वो मिसाइल्स अटैक हो, ड्रोन अटैक हो, चाहे वो किसी तरह का एक्शन रिएक्शन हो। देवनाथ सर, इसके बाद शुरू होती है दो तरह की लड़ाई। पहली लड़ाई फेक इंफॉर्मेशन वॉर या प्रोपेगेंडा वॉर भी आप इसे कह सकते हैं, और दूसरी लड़ाई जो है वो है साइकोलॉजिकल वॉर, जिसका एक हिस्सा मैं मानता हूं कि ये मॉक ड्रिल भी है। उस साइकोलॉजिकल वॉर पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल डेटरेंस थ्रेट पाकिस्तान के दिलो दिमाग में बैठा रहे। हर महीने एक मॉक ड्रिल हो रहा है, हर महीने 4-5 स्टेट में, खासकर बॉर्डर एरियाज में जहां पर पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं, वहां मॉक ड्रिल चल रहे हैं। हर 2 महीने में किसी तरह का मॉक ड्रिल कर लें, तो इससे पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक हो जाता होगा। और ये जो दो लड़ाई है जिसमें वॉर, फेक इंफॉर्मेशन वॉर या प्रोपेगेंडा वॉर, जिसमें पाकिस्तान ने शुरुआत में एज लेने की कोशिश की, लेकिन हमारी डेलीगेशन ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। अब दूसरा है ये साइकोलॉजिकल वॉर, जिसमें कि भारत जो है वो मॉक ड्रिल कर रहा है तो पाकिस्तान सख्ते में। तो ये दो तरह की लड़ाई पाकिस्तान के साथ अभी भी जारी है। यूके देवनाथ सर, क्या कहेंगे आप? हाँ विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है साइकोलॉजिकल दबाव में है। आज जैसे हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जाहिर बात है कि दुश्मन का आकलन हमेशा ऐसे किया जाता है कि दुश्मन वो करने वाला है जो आप सोच नहीं रहे होंगे। तो पाकिस्तान हर तरह के यानी वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयार है। अगर मैं आज पाकिस्तान का एयर डिफेंस फोर्सेस का कमांडर होता तो मैं आज तैयार होता कि आज रात को भारत कार्रवाई करेगा। तो मैं अपने जो रेडार्स हैं, मिसाइल्स हैं, मेरे जो मिसाइल गाइडेंस रेडार्स हैं, लॉन्चर्स हैं, मेरे जो इंटरसेप्टर्स हैं, ORP ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, मैं सबको आज एक्टिवेट करके रखता, अलर्ट पर रहता। स्ट्रेटेजिक बात ये सोचने की है कि क्या पाकिस्तान ने सबक सीखा सिंदूर 1 के बाद? क्या पाकिस्तान हम उसको जो एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहे थे कि उसने एक और बार गुस्ताखी की तो हम फिर से ऑपरेशन सिंदूर को चालू कर देंगे, एक्टिव मोड में ले आएंगे। मेरा जो अंदाजा है, फिलहाल आकलन ये है कि कुछ दिनों के लिए, हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए, पाकिस्तान जो है फिर से JNK में अपने टेररिस्ट को घुसाएगा नहीं। इसका थोड़ा इंडिकेशन इस तरह से मिल जाता है कि बॉर्डर में जो हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो या IB के एजेंट्स जो बॉर्डर में काम करते हैं, उनका ये आकलन है कि जो बैट एक्शन टीम थी पाकिस्तान की, बॉर्डर एक्शन टीम, उन सब ने 5 से 10 किलोमीटर पीछे को विड्रॉ कर लिया है। तो पहले क्या होता था कि वो आनन फानन में सामने आ जाते थे और ऐसा लगता था कि आज रात को घुसपैठिए अंदर भेज सकते हैं।
उन्होंने इस कार्रवाई को थोड़ा सा पीछे कर लिया है। तो पाकिस्तान, हमारा एम क्या है ये समझना पड़ेगा। हमारा एम फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध करना नहीं है। हमारा एम है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का एक दबाव डालें, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस तरह का एक साइकोलॉजिकल दबाव डालें कि वो फिर से भारत में आतंकवादियों को घुसाकर कोई खुराफाती एक्शन ना करे। फिलहाल ऐसा आकलन है, जी। फिलहाल कुछ हद तक ऐसा आकलन है कि पाकिस्तान अपने को कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी जो इचिंग फिंगर्स हैं, उसके जो कुछ लोअर लेवल पे जो बहुत हाइपर एक्टिव ऑफिसर्स हैं, उनको उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल में रखा हुआ है कि आज मत भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दो। वो कुछ समय के लिए शांत रहेंगे, चाहे 1 हफ्ता चाहे 4 हफ्ता, वो देखना पड़ेगा। जी नहीं, वो एक्ट ऑफ वॉर क्या, वो वॉर ही होगा फिर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई आपने अगर कोशिश की, मिस एडवेंचर किया, तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। आज प्रधानमंत्री उससे भी आगे बढ़े और ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ये प्रॉक्सी वॉर नहीं किया, ये डायरेक्ट वॉर किया। और ये बात तब सिद्ध हो जाती है जब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स, अधिकारी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी नतमस्तक होते हैं, सिर झुकाकर खड़े होते हैं और पाकिस्तान के झंडे में आतंकवादियों की कॉफिन लपेटी जाती है। लेकिन आपने डेटरेंस की बात की, आपने खौफ की बात की। भारत का खौफ या भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ देखिए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी बार एटम बम का नाम नहीं लिया है। इसके पीछे क्या कोई बड़ी कहानी है? वो एक थ्योरी चली थी कि हमने कोई आर्मी बेस हिट किया है जहां पर उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है। क्या ऐसा वाकई सच है? अगर ये सच है तो क्या ये भी सच है कि इसलिए पाकिस्तान ने एटम बम की धमकी देना बंद कर दिया, एटम बम का हवाला देना बंद कर दिया, और ये जो वॉर है इसमें भारत ने बढ़त हासिल कर ली है, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉर हो या फिर इंफॉर्मेशन वॉर। इंफॉर्मेशन वॉर हमारी डेलीगेशन, हमारी जो टीम गई है पूरी दुनिया, वो तो लड़ी रही है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज कि अगर मिस एडवेंचर हुआ तो इस बार तगड़ी कार्रवाई होगी, ये मैसेज चला गया होगा। माथुर साहब, इसका जवाब आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान ने सबक ले लिया है या एक बार फिर लौटेगा वो? देखो विवेक, ये बार बार बात कही जा रही है, हमारी न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी ये है, हर बार हमने क्या किया, कम से कम 50 बार उन्होंने हमारे देश में हमले किए हैं। हमारे घर में, हमारे देश में उन्होंने हमले किए, आर्मी के मिलिट्री स्टेशंस में जाकर के फैमिलीज के ऊपर हमला हुआ है, कालू चक हो, सुंजवान हो, हर बार हमला हुआ है। और हर बार हमने 5 साल लगा दिए उसके प्रूफ ढूंढने के लिए, और फिर वो डोजियर बना करके उधर भेजा। पहली बार हमने एक ऐसा मैसेज उसको दिया है कि कोई डोजियर नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, आपने ये किया, हमें मालूम है ये आपने किया, एंड देयर यू गो। और 7 तारीख को हम जाकर के स्ट्राइक कर देते हैं। ये है न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी। और ये इसलिए हुई है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग, जो बचपन में नहीं होता, बच्चे स्कूल में ब्लफ खेलते हैं, ब्लफ, दैट वाज ए ब्लफ। और मैं उसकी वजह, जो मेरा, अगेन मेरे पास कोई इसको सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं है, जरिया नहीं है, मेरी सोच है। कुछ दिन पहले भी कहा था कि उनके पास एटॉमिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ही नहीं। जो भी वहां पर आर्सेनल है वो अमेरिका का था। अमेरिका ने जैसे तुर्की में रख रखा है आर्सेनल, उसने यूरोप में कई देशों में आ गया बढ़ा करके रख रखा है, उसी प्रकार से उन्होंने वहां रखा हुआ था। क्योंकि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोजन था, वो एक आनन फानन में भारत के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जवाब देने के लिए किया गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उधर अमेरिका ने कहा होगा कि खबरदार जो उसको हाथ लगाया, इसलिए उनकी जो न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग है, जो न्यूक्लियर ब्लफ है, वो बंद हो गया वंस फॉर ऑल। ये बात बिल्कुल हमको समझने की जरूरत है, वरना वो जरूर कुछ, और अगर उनके पास वो न्यूक्लियर ब्लफ रहता तो वो और रिटेलिएट करते और इसको आगे बढ़ाते, है ही नहीं उनके पास। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम बात कर रहे हैं कि तैयारी रहेगी उनकी एडी की, उसकी, वो 7 तारीख को भी वही था, 24 तारीख को हमने, 23 तारीख को हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, उसके बाद हमने बहुत सारे एक्शन लिए। पाकिस्तान को मालूम था, पाकिस्तान के मंत्री आकर के रात को 2, 2:30, 3 बजे कह रहे थे 24 घंटे में हमला होगा, 26 घंटे में हमला होगा, 36 घंटे में हमला होगा। बावजूद उसके देवर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस। विवेक, इससे ज्यादा बढ़िया स्टेट ऑफ रेडीनेस नहीं हो सकती। उनके एयरफोर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स कर रही थी, लगातार हवा में उड़ रही थी, बावजूद उसके 100% सरप्राइज एंड डिसेप्शन, 100% हिट्स ऑन टारगेट ऑन द 7th मॉर्निंग।
तो ये जो तैयारी वैयारी का वो है ना, वो उनको वो कितना भी कर ले, उसके पीछे जो सेना प्रोफेशनल नहीं है विवेक, वो किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल आर्मी के खिलाफ बड़ी मुश्किल से लड़ सकती है। उनके पास एक ही हथियार है, उनका सबसे तगड़ा जो रेजिमेंट है वो जिहादी रेजिमेंट है। जो उनका सबसे तगड़े जो 3 पलटने हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद है। बाकी लोग तो बिजनेस में लगे हुए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, और अभी उनके पास ये मैसेज बिल्कुल साफ चला गया है कि दे आर अप अगेंस्ट अ प्रोफेशनल आर्मी, और दैट आर्मी व्हिच नोज योर रेड लाइंस। हम लोग कोई कभी भी सर आप एक आतंकी संगठन का नाम भूल गए सर, या आपने छोड़ दिया, पाकिस्तानी आर्मी सर। नहीं नहीं, वो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मैंने ये कहा ना कि वो पाकिस्तानी आर्मी भी आतंकी संगठन है, लेकिन वो और किस्म के कामों में लगी हुई है। वो व्यापार कर रही है, वो जमीनें खरीद रही है, पानी डाइवर्ट कर रही है, वो लोगों के ऊपर, अपने खुद के लोगों पर जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान नहीं है उन पे अत्याचार कर रही है। उस आर्मी का भी अपना टास्क है, और वो भली भांति कर रहे हैं उन चीजों को, पैसा कमा रहे हैं, दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं, मार भी खाना होता है सर, खरीद रहे हैं, बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, डूरन लाइन पर मार खा रहे हैं, ये भी एक ड्यूटी है। बिल्कुल विवेक, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और देखिए ये हर जगह पिटने का तमगा देखिए, आसिम मुनीर के जो के सीने पे तकरीबन 50-60 मेडल लगे हुए हैं। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ मेडल कैसे लगे हुए हैं। अब जैसे एक मेडल और लगा, ऑपरेशन सिंदूर में पिटे तो एयरफील्ड मार्शल बन गए, और एक डंडा भी दे दिया गया उनको। पहले वो इतनी सी छोटी सी छड़ी लेकर घूमते थे, बोले भाई छड़ी आपको बड़ा करने का, छोटी लकड़ी लेते हैं, बड़ी लकड़ी लीजिए आप, ये लीजिए हम आपको बड़ी लकड़ी देते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा लकड़ा पकड़ा दिया एकदम फील्ड मार्शल वाला। जो फील्ड मार्शल का बेटन उसके मौलाना मुनीर के हाथ में थमाया गया है, वो सिर्फ इसलिए थमाया गया है ताकि वो अपनी एक विक्ट्री फेक कर सकें। वो विक्ट्री फेक कर रहे हैं, और वो विक्ट्री फेक उनको अपने लोगों के लिए और अपने आतंकवादी संगठनों के लिए वो फेक करने की जरूरत है, क्योंकि अब उनका जो जवाब है, जवाब उनका आतंकवादी संगठन उनसे लेंगे और उनकी आवाम उनको जवाब देगी। ये याद रखें। नहीं, वो अपने लोगों को फेक कर रहे हो, पाकिस्तान को फेक कर रहे हैं, दुनिया को नहीं फेक कर सकते। ये कुएं का मेंढक को उसको लगता है कुएं जितनी बड़ी पूरी दुनिया है, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इंटरनेट का प्रचार प्रसार इतना तेज है, इतना फास्ट है कि सेकंड्स, मिली सेकंड्स में इंफॉर्मेशन दुनिया के इस कोने से उस कोने तक, इंडिया से यूएस तक पहुंचती है, और पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक पहुंचती है इंफॉर्मेशन सटासट। लेकिन मैंने ऐसा मुल्क कहीं नहीं देखा जो हारने के बाद पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटे कि भाई अरे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। बताइए, ये वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे विवेक, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। उनका प्रधानमंत्री ताजिकिस्तान में जाकर के, अजरबैजान में जाकर के कहता है कि भाई हम कुछ से पहले हम उठ के नींद से उठ पाए, उसके पहले अमेरिका, भारत ने आकर के और ब्रह्मोस मिसाइल हमारे 11 हवाई अड्डों पर ठोक दी। ये भी वो मान रहे हैं, उनको पता है दे कैन नॉट गेट अवे। 7 तारीख के बाद जो लेटर प्रधानमंत्री ने दिखा था शहबाज शरीफ ने अपने मित्र राष्ट्रों को कि भारत ने हमें बहुत ठोका है, हमें मदद चाहिए आर्थिक रूप से, उसके बाद अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सच हमेशा बाहर निकल के आ जाता है इनकी। ये भी सच को छुपा भी नहीं सकते, झूठ बोलना भी नहीं जानते ये लोग। नहीं, सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती बनावट के मेडलों से। बनावट के मेडल आप कितने भी पहन लीजिए, आप सच्चाई थोड़ी छिपा सकते हैं। आपको वो दुनिया के सामने वो सच्चाई आई जाएगी। अस्थाना सर काफी देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद यूके देवनाथ सर मैं आपके पास आ रहा हूं। अस्थाना सर, पाकिस्तान के पास फिलहाल तो कोई विकल्प नजर नहीं आता है। थोड़े पैसे मिल जाएंगे आईएमएफ से, थोड़े पैसे मिल जाएंगे वर्ल्ड बैंक से, थोड़े पैसे चीन दे देगा, थोड़े पैसे इस्लामिक वर्ल्ड थोड़ा बहुत मुहैया करा दे, पाकिस्तान के कटोरे में, शहबाज शरीफ के कटोरे में डाल दे। लेकिन जो सेटबैक मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कई रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री क्षमता है पाकिस्तान की, वो तकरीबन 5 साल पीछे चली गई है, इंक्लूडिंग एयरफोर्स। इतना जबरदस्त डिस्ट्रॉय हुआ है पाकिस्तान का एयरबेस, या फिर पाकिस्तान के जो आपके हैंगर्स कह लें, उनके अवैक्स कह लें, या फिर जो भी उनकी टेक्निकल यूनिट थी जो वहां पर एयरपोर्ट्स पर लगा, एयरबेस पर लगा रखे थे उन्होंने। अब जब भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया है तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कोई ऐसी कार्रवाई हो सकता है कि आज रात फिर हो जाए। हो सकता है कि भारत उन जगहों को निशाना बनाए जहां पर टेररिस्ट कैंप्स हैं। हालांकि फिलहाल टेररिस्ट कैंप्स हटा लिए गए हैं, जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं, आतंकियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।
क्योंकि आखिरकार आतंकी तो पाकिस्तान के एसेट हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई फौरन करने की तैयारी में है, या फिर हम एक बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बार बार मैं इसको उसी मुताबिक समझाना चाहूँगा कि ये जो ड्रिल्स हैं ये तो डिफेंसिव कार्रवाई है, ये अपनी सुरक्षा के लिए है। इससे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं जाता कि हम क्या करने वाले हैं। अब नेक्स्ट एक्शन जो भी भारत करेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी जहाँ तक सरप्राइज और डिसेप्शन का सवाल है, जाहिर है कि उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए, और यही एक सरप्राइज है कि भारत क्या करेगा और आगे क्या करे। वो अपनी अटकलें लगाएं और उसी मुताबिक परेशान रहें। ये एक साइकोलॉजिकल एम है। देखिए, किसी भी लड़ाई में जो आपने बताया इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान मिलिट्री को हुआ है जी। वो होता है कि उनके जो कमांडर हैं उनके दिमाग में जो इनसिक्योरिटी पैदा करना। अभी तक वो ये मान के बैठे हुए थे कि हमारे जो पीछे के हवाई अड्डे हैं उनको कोई टच नहीं कर पाएगा, हमारे न्यूक्लियर हथियारों को कोई टच नहीं कर सकता। ये सारी धारणा एक दिन में चकनाचूर हो गई। अब क्या है कि एक इनसिक्योरिटी उसकी जगह एक इनसिक्योरिटी ने ली है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान में जहां इंडिया स्ट्राइक नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो इंडिया की निगरानी में नहीं है। तो ये दो बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। और अगर आप देखें, जब भी हम मिलिट्री की प्लानिंग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री के प्लान में कि स्ट्रेटेजिक एम क्या है, सामरिक एम क्या है, तो एम होता है कि मुल्ला मुनीर के दिमाग में एक इनसिक्योरिटी पैदा करना कि अगर आप कोई भी ऐसा एक्शन लेंगे जो भारत को रास नहीं आ रहा है तो आपको मार पड़ेगी। ये अगर आप एक इनसिक्योरिटी पैदा कर देते हैं तो बाकी का सब जो है वो आसान हो जाता है। और वो इनसिक्योरिटी भारत ने काफी हद तक पैदा कर दी है। इसीलिए वो सारे के सारे जो जब र्यूमर्स उड़ती हैं, जब ये प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया जाता है कि नहीं हम जीत गए, और इस किस्म के नौटंकियां की जाती हैं, ये सब उसी का नतीजा है। क्योंकि जैसा आप ही ने कहा था, बिल्कुल सही कहा आपने, कि ये एज ऐसी है जहां पे पूरे वर्ल्ड को पता है। अब पूरे वर्ल्ड में एनालिसिस आने लगा है, और वो एनालिसिस साफ साफ बता रहा है कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और लोग अभी उनको पैसे भी दे रहे हैं, क्योंकि चीन और अमेरिका इन दोनों के लिए एक कंपल्शन है कि पाकिस्तान को डूबने से बचाना है। हालांकि उनकी प्रॉस्पेरिटी से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तो बोलते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री शुड बी केप्ट एफ्लोट जस्ट अबव द सिंकिंग लेवल। मतलब बिल्कुल डूबने से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए उसको। क्योंकि उनकी मुसीबत ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान में किया है, और जो उनके जैसे अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन जो टेक्नोलॉजी है और उनके हथियार हैं, जो कि F-16 अगर काफी सारे उड़ गए तो उसके बाद F-16 कोई खरीदेगा नहीं वर्ल्ड में। वो उनकी मुसीबत है। दूसरी चीज ये है कि अगर उन्हें अमेरिका की पाकिस्तान की जमीन चाहिए ईरान में हमला करने के लिए, तो उनको तब तक वो कोई अगर बलूचिस्तानी हट गया वहां से, या बलूचिस्तानी टूट गया, तो वो क्या करेंगे आगे। तो ये सारी चीजें अमेरिका को परेशान करती है, इसलिए वो पैसे दे रहा है। अब IMF में गया, अभी वर्ल्ड बैंक ने थोड़े पैसे रिलीज कर दिए। चीन ने भी $3.7 बिलियन रिलीज किए हैं। एक अभी लोन दिया है चीन ने, क्योंकि चीन ने क्या है कि अब जो सामान दे रहा है उसका पैसा भी तो देगा ना कोई। तो इससे बढ़िया कि मुफ्त में देने से बढ़िया है भैया उनको पैसे दे दो और उधार दे दो। तो वही पैसा, हालांकि नाम को दे दिया उन्होंने कि 3.7 बिलियन में ये दे रहा हूं, लेकिन वो एडजस्ट होगा इन सब जितना भी अभी वो हथियार देगा उसके अगेंस्ट। तो चक्कर ये कि ऑन ग्राउंड में चाहे पैसा मिले या ना मिले, लेकिन चीन का अपना जो है वो हथियार बिक जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर उतना ही कर्ज और बढ़ जाएगा। तो ये जितने भी लोन दिए जा रहे हैं, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, अमेरिका ने जो ये F-16 को मेंटेनेंस ग्रांट दी थी, वो भी मैंने तसल्ली कराया था अमेरिका से, और मुझे पता चला है कि उसका पेमेंट भी पाकिस्तान कर रहा है, अमेरिका नहीं कर रहा है, जो मेंटेनेंस ग्रांट है। तो हालांकि नाम उसका है कि मेंटेनेंस ग्रांट उन्होंने दी है, लेकिन वो ग्रांट नहीं है, वो भी एक पेड सर्विस है जो अमेरिका ने दी है इनको। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान आर्मी इतने भी ना टूट जाए कि न्यूक्लियर बम जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी सिक्योरिटी खतरनाक हो जाए। क्योंकि वो लोग इस चीज से डरते हैं कि टेररिस्ट तो ये मिलिट्री है ही,
लेकिन अगर ये मान लो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बम या डर्टी बम भी अगर अलकायदा या आईएसआई के पास पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी भयानक मुसीबत है। और जिस नहीं चीज सर, से वो हमारे लिए तो है ही, लेकिन ये वो मुल्क सोचे जो पाकिस्तान जिनके लिए लाडला है। ये पाकिस्तान के दो अबू जान है, एक चाइना और एक अमेरिका। ये वो लोग सोचें, अलकायदा ने 9/11 का इतना बड़ा अटैक कराया। अलकायदा के पास अगर ये बम उनके हाथ लगता है तो क्या वो ओसामा बिन लादेन की मौत का बदला नहीं लेंगे अमेरिका से? क्या अमेरिका को ये बात पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है उसको लगता है कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के पास है ही नहीं, पार्टनर बनने लायक वो है नहीं। भिखारी के लिए भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया के लिए घूमता रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दो नजरिए से दुनिया नहीं चल सकती है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। पाकिस्तान आपके लिए अच्छा है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो आपने पाकिस्तान को खुली छूट दे रखी। आपने IMF से लोन रिलीज करवा दिया, आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा ग्रांट करवा दिया, आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा दिलवाने में मदद कर दी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस दिन अलकायदा के हाथ परमाणु बम लगा या डर्टी बम लगा वो अमेरिका को बख्श देगा या फिर अमेरिका को छोड़ देगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज को बख्श देगा? बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इसलिए आतंकवाद पर पूरी दुनिया की एक ही नीति होनी चाहिए, आतंकवाद की सफाई की नीति, जिसका समर्थन भारत करता है, दुनिया का बाकी कोई मुल्क नहीं करता है। तो इस बारे में सोचना होगा, इस बारे में एक इंटरनेशनल बहस की शुरुआत होनी चाहिए, इंटरनेशनल डिबेट की शुरुआत होनी चाहिए। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।